गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। आखिर इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की पूरी केमिस्ट्री क्यों है और क्यों इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी इसके एमसीक्यूज़ गलत हो ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो जाहिर सी बात है उसने ब्लड लॉस तो किया होगा। अब तुरंत इमरजेंसी में उसको हमें ब्लड देना भी तो पड़ेगा। तो और हो सकता है कि हॉस्पिटल में जाके कोई मिस्टेक हो जाए ऐसी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान ही पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो फिर चलिए इसी केस से स्टार्ट करते हैं इस ट्रांसफ्यूज़न की पूरी साइंस। उससे पहले हमें मेक श्योर करना होगा कि इस वीडियो के एंड तक हम क्या क्या सीख जाएंगे। ठीक है, इतना तो हर कोई बेसिक जानता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में सेम ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, मतलब डोनर और रिसीवर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अब आता है जैसे कि ये बहुत ही बेसिक है। ओ नेगेटिव जो ब्लड वाला बंदा होता है वो सबको दे सकता है, लेकिन क्या ओ नेगेटिव हर किसी से ब्लड ले सकता है? इसकी साइंस बहुत तगड़ी वाली है और ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी गलत कर सकता है, लेकिन इसको समझते हैं फिर। ठीक है, डीआईसी मतलब ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हम समझ लेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग क्यों हो रहा है, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही है और क्लॉट भी बन रहे हैं। आईसीयू में डॉक्टर अचानक एफएफई क्यों मंगाते हैं, मतलब इसकी पूरी साइंस हमें समझनी है कि ट्रॉमा के पेशेंट में सिर्फ सलाइन ही क्यों काफ़ी है, मतलब कि काफ़ी है। मतलब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो कहते हैं कि सलाइन रेडी रखो। सलाइन ही क्यों रखो? और भी तो हमारे पास बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, उन सबको क्यों नहीं रखो? उन सबको क्यों नहीं रखो इसका रीजनल भी पता चलेगा, और सलाइन को ही क्यों रखते हैं हम इसका भी रीजनल पता चलेगा। ठीक है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल में 1:1:1:1 ये सब क्या होता है, ब्लड देने पर बॉडी में डिस्ट्रक्शन क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्लड तो दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए। अब हो सकता है कि वर्स रिएक्शन हो गए, बॉडी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ठीक है, और ओ नेगेटिव बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि एमसीक्यू में। हम एनएससी क्यों देते हैं और आरएल और डीएनएस ये सब क्यों नहीं दे सकते हैं? ठीक है हैं, और ब्लड देते टाइम ये हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया और एसिडोसिस जैसी कंडीशन क्यों डेवलप होती हैं, ये हमारे फिर TRLAI TACO इन सब के फुल फॉर्म और इन सब का फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। ब्लड रिएक्शन आते वही कि NS क्यों देखते हैं, पूरी फिजियोलॉजी हम समझते हैं। अब चलो हम शुरू करते हैं। एक केस के जैसे हमने शुरुआत में एक केस के थ्रू डिस्कस किया था कि एक केस है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने बहुत ज़्यादा ब्लड रिड्यूस हो गया उसका। ठीक है, BP आ रहा है 40/70। अब उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पसीना आ रहा है, डॉक्टर ने कहा सलाइन लगाओ। तो पहले तो हमें इसकी ये साइंस समझनी है कि शरीर ठंडा क्यों पड़ा। शरीर ठंडा इसलिए पड़ा कि उसका ब्लड लॉस हुआ है ना। ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड जो काम करता था वो नहीं कर पाएगा। देखो साधारण एग्जाम के किसी बंदे का कोई काम वो है करने का, अगर वो बंदा ही कमज़ोर पड़ जाए तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा ना। ऐसे ही हमारे बॉडी में ब्लड का काम है हीट को और ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अब ब्लड ही नहीं है तो कौन हीट सप्लाई रेगुलेट करेगा और कौन ऑक्सीजन ले। सो जैसे ही उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि हीट सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो फिर अब सलाइन क्यों चढ़ा रहे हैं, सलाइन क्यों चढ़ा रहे हैं, पहले डायरेक्ट ब्लड ही क्यों नहीं चढ़ा दे रहे हैं, ये भी तो कंडीशन सोचनी होगी ना हमें। फिर दूसरी हमारे पास क्वेश्चन है कि ये शॉक वाली कंडीशन क्या है, क्योंकि हमने पता है कि ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का तो फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी भी कम हुई है ना, क्योंकि ब्लड ही तो ऑक्सीजन ले जा रहा था। ब्रेन, हार्ट एंड किडनी को नुकसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक हमारा प्रॉपर हीट, ब्लड, न्यूट्रिशन और जो फलाना ठिकाना सब कुछ नहीं पहुँच पाएगा, तो बॉडी में शॉक जैसी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमें उसको नॉर्मल सलाइन ही क्यों देना है? सलाइन क्या करता है, सलाइन में आखिर है क्या, वही NaCl, मतलब पानी ही पानी है। अब सोच लो एक पाइप में पानी भरी ही रहती है, कंपलसरी है उसका भरना, और अचानक से उस पाइप का पानी कम हो गया है तो दवाइयाँ और फ्लूइड और जो सब भी चीज़ें हैं वो तो हम बाद में देंगे, पहले तो हमारी आँख मूंद की जिम्मेदारी यही है कि उसमें पानी भरा था पहले पानी भर दो, साफ सीधी बात। तो नॉर्मल सलाइन का मतलब इमरजेंसी में यही है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन तो क्योंकि ब्लड बह ही गया तो अब बचा ही नहीं कुछ। ब्लड एक्चुअली करता क्या है, ब्लड एक्चुअली क्या करता है, इस RBC में ये P क्यों लगाया, पैक्ड RBC है ये, है ना। ये है हमारा भैया पैक्ड RBC, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि पूरा ब्लड थोड़ी ना देते हैं पेशेंट को, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हो दो। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है तो RBC अकेले दे दो, RBC हमारे ऑक्सीजन खींच लेंगे। अब फिर क्या होगा, फिर ये DIC वाला हो जाता है कि RBC अकेले दे दिए, इसको समझ लेंगे अभी आगे। अब ठीक है, हमने नॉर्मल सलाइन तक की बात हो गई कि पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ था तो हमने नॉर्मल सलाइन से संभालने की कंडीशन आ गई। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इनको ब्लड भी चढ़ाना है ना, तो ब्लड लॉस हुआ लेकिन नॉर्मल सलाइन से ही क्यों काम नहीं चल गया। एक क्वेश्चन बन गया इधर कि ब्लड लॉस में नॉर्मल सलाइन के बाद ही क्यों ब्लड चढ़ाया, क्योंकि हमने नॉर्मल सलाइन देके कंडीशन को
कब्जे में लेने की कोशिश की, फिर हमने दवाइयाँ दी, ब्लड दिया, तो अब एफएफ क्या है, क्योंकि अब ब्लीडिंग हमें रोकनी भी तो है ना भैया, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हमें रोकना भी तो है। तो फिर हम उसको क्लॉटिंग वाली चीज़ें देंगे। सो फ्रोजन फ्रेश प्लाज्मा है, ठीक है, ये प्लाज्मा में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। जो बताया ना था कि आजकल ऐसा ब्लड नहीं देते कि जितनी पूरा ब्लड दे दिया, नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ चढ़ा देते हैं। आरबीसी की ज़रूरत है आरबीसी दे दो, क्लोटिंग फैक्टर की ज़रूरत है क्लोटिंग फैक्टर चढ़ा दो निकाल के ब्लड में से। वो बहुत सारी प्रोसेस होती है, अगर उस पर भी वीडियो चाहिए हो तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लेट्स के लिए चढ़ा दो, अगर फिर सब कुछ ही कम है तो फिर हम पूरा ब्लड चढ़ा देते हैं। क्रायो, इसमें फाइब्रोनोजन होता है। अब प्लेटलेट और ये प्लाज्मा तो चढ़ा दिया, लेकिन फाइब्रोनोजन जो एक जाली सी बनाता है फाइब्रोनोजन, उसकी अगर वो जाली ही नहीं है तो फिर हमारा ये क्रायो प्रेसिपिटेट चढ़ा दो, है ना। वो सिस्टम हो गया इसका, ठीक है। ये एफएफ का अब आ रहा है कि हमने जो चीज़ हमें चाहिए थी, जैसे कि आरबीसी चाहिए थी, क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए थी, फाइब्रोनोजन चाहिए था, जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो चढ़ा दिया। अब आता है हमारा 1:1:1:1 का रेशियो, ये मैसिव ट्रांसफ्यूजन। अब आपने क्या, आप थे इंटर्न डॉक्टर, तो फिर आपने क्या किया कि लगे ही रहे और उसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो गया भाई, तगड़े से ब्लड दे दिया आपने उसे। तो क्या हुआ कि पैक्ड हमारे आरबीसी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन थे मतलब होने चाहिए, और जो हमारा फ्रोजन प्लाज्मा और हमारे प्लेटलेट्स, इन तीनों का रेशियो एक सेम अमाउंट में 1:1 के अमाउंट में रहना चाहिए, तभी हमारी मैसिव ब्लीडिंग बंद होगी, है ना। कोई चीज़ करने से पहले कोई चीज़ सिस्टमेटिक और पर्याप्त मात्रा में और ना ज़्यादा ना कम नहीं होनी चाहिए ना। तो ये वही है, संस्कार वाली चीज़ें हैं कि बदतमीजी नहीं करनी है भैया उधर, है ना। किसी की जान अगर आप ले लिए ना तो फिर जानते हो क्या होता है, ठीक है। ठीक है, डीआईसी वाला वो देखो, इसको इधर से समझते हैं। डीआईसी यस, दिस इज डीआईसी। डीआईसी में क्या होता है हमारा, पहले तो क्या करता है, बॉडी बहुत तेज क्लॉटिंग बनाने लगता है। अब क्लॉटिंग बनने के टाइम जैसे कि वो हो रहा है, ब्लड आप किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो और उसमें रिसीवर की और डोनर की रिएक्शन हो गई, तो एंटीबॉडी बनेंगे, ब्लड क्लॉट होने लगेगा ना बॉडी के अंदर, तो ब्लड क्लॉट होएगा, ठीक है। तो पहले तो ब्लड क्लॉट होने में जितने हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा, फाइब्रोनोजन, जो भी फलाना दिखाना, जो भी क्लॉटिंग में ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब यूज़ हो गई, ठीक है। अब वो सब सारी यूज़ हो गई तो क्लॉटिंग वाली चीज़ें नहीं बची, तो अब बॉडी क्या करेगी, ठीक है। अब जब क्लॉटिंग फैक्टर वाली चीज़ें नहीं बची तो बॉडी क्या करेगी, क्योंकि आपने क्या किया था कि आरबीसी अकेले दे दिए थे और ये हमारी ये चीज़ें दी नहीं थी, एफएफई और वो सब प्लेटलेट्स और क्रायो प्रेसिपिटेट वो सब दिए नहीं थे, तो हमारी डीआईसी में क्लॉट बनने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। अब इतना समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की होल लाइफ कितनी होती है, हम इन चीज़ों को फ्रिज में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। पैक्ड आरबीसी 35 से 72 दिन तक इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक। ये फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो हम इस प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, -30 डिग्री या उससे भी कम। प्लेटलेट्स को 5 दिन तक 20 से 24 डिग्री से, होल ब्लड को 24 घंटे तक ही रख सकते हैं 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रायो प्रेसिपिटेट, इसको हम भी 1 साल तक रख सकते हैं और इसमें हमारा क्या है, वही फाइब्रोनोजन कैसा, एक जाली टाइप की समझ लो, जो हमारे ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करती है। अब ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं अगर पेशेंट को ब्लड चढ़ाते टाइम क्या क्या दिक्कत हो सकती है, वो सब देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कॉम्प्लिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइपोथर्मिया मतलब कि शरीर का तापमान गिर जाना, हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड लगना, मतलब कहते नहीं है कि ट्रांसफ्यूज़न में सिवरिंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन साइन की भैया पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़न में अगर ठंड लग रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। सो हमारी ये ठंड लगती ही क्यों है, क्योंकि हमने ठंड, एक तो बॉडी में पहले से ही ब्लड लॉस हो रखा था, तो हीट जनरेट तो वैसे भी नहीं हो पा रही थी, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ठंडा ब्लड भी उसे जल्दी जल्दी जा रहा है, तो फिर बॉडी और ठंडी पड़ रही है। तो इस ठंडक को हटाने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस वगैरह काम करते हैं, तो कि ब्रेन को
हिलाओ, मतलब ब्रेन को मैसेज करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करो ताकि बॉडी में गर्मी जनरेट हो सके। तो इसलिए तो हमारे हाथ हिलने लगते हैं। एक्चुअली वो हाथ हिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठंड लग रही है, बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है इस ठंड से कि हाथ हिला दो तो थोड़ी एक्टिविटी होगी तो गर्मी जनरेट हो जाएगी। वो गर्मी जनरेट करने का तरीका है इस ठंड लगना, ठीक है। और हाइपर कैलेमिया क्या है कि, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हमारे एमसीक्यूज आएंगे भाई, ठीक है। हाइपोथर्मिया होगा, अब हो गया हमारा हाइपोकैलेमिया। जब हमारा ब्लड ज़्यादा दिनों तक रखा रहता है तो उसमें हमारा पोटेशियम लीक होने लगता है। क्यों होने लगता है ये पोटेशियम लीक? देखो, पोटेशियम का काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एक्टिव रहना। अब ब्लड तो बॉडी से बाहर है ना, और ठंडी जगह पे है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ठंडी की वजह से ये हार्मोन्स और आयंस लेस एक्टिवेटेड हो जाते हैं, है ना। ये इनका काम करने का सबसे अच्छा नेचर है। ये कहते हैं कि हम शरीर की गर्मी में काम करेंगे, लेकिन ये शरीर से गर्मी के बाहर है ना, फ्रिज में रखे हुए हैं, तो फिर ये इतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए रखे हुए ब्लड में पोटेशियम लीक होने लगता है। सो हाइपर कैलेमिया की भी दिक्कत हो। सो फिर अगर यही वाला ब्लड पेशेंट में चढ़ गया तो फिर ये पोटेशियम ईसीजी में टी वेव दिखाने लगता है ना। अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रहा है तो फिर ये ईसीजी में जे वेव दिखाने लगता है। देखो पी हो गई ये वेव, ये QRS, इस QRS इधर पे एक जे वेव बनती है, इधर पे एक जे वेव बनती है। वो जे अगर हाइपोथर्मिया हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम तो वो उठने लगती है, ठीक है। फिर ये हमारा QT आता है, हमारा कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो भी बताएंगे। और हमारा ये पोटेशियम, हमारी ये PQRS इधर ये टी वेव उठने लगती है हाइपर कैलेमिया में, ठीक है। अब आता है हमारा हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया भैया ट्रांसफ्यूजन में कैसे, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। देखो क्या होता है कि हम जो ट्रांसफ्यूज़न जो बैग होता है ना, जो थैली होती है ट्रांसफ्यूज़न की, उसमें हम सिट्रेट डालते हैं। सिट्रेट क्या, सिट्रेट मतलब एंटीकोगुलेंट डालते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। अब हम इमरजेंसी में पेशेंट को जल्दी जल्दी ब्लड दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी वो सिट्रेट भी जा रहा है। अब वो सिट्रेट का काम है कि कैल्शियम को अपने चंगुल में फंसा लेना, बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं कि वो कैल्शियम से बहुत प्यार करता है। वो कैल्शियम अगर सिट्रेट बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी के कैल्शियम को अपने से चिपका लेगा, तो फिर अपने से चिपका लेगा तो बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा ना, तो सो हमारी हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए MCQ में कि ट्रांसफ्यूजन के समय हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, तो वही हो रहा है कि सिट्रेट ने कैल्शियम को अपने में चिपका लिया, मसल स्पाम एरेथमिया हो जाएगा। ये सब क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो कैल्शियम का काम था वो कैल्शियम छोड़ के इसके प्यार में चला गया, तो अपना काम इसका जो था वो बिगड़ जाएगा। कैल्शियम रिदम को और हमारे ब्रेन के लिए भी तो ज़रूरी है ना, और उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर के लिए भी तो ज़रूरी है, मतलब क्लॉटिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन याद आ गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए सबसे ज़्यादा आयन कौन सा ज़रूरी है, तो वो हमारा कैल्शियम है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एसिडोसिस क्या होता है? अब इसमें एसिडोसिस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? वही एसिडोसिस है कि भैया ऑक्सीजन ब्लड कम है तो ऑक्सीजन भी कम है। जब ऑक्सीजन कम है तो भैया CO2 वो CO2 क्या, वही हमारा सेल एनारोबिक ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा ना, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वो लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, वही वाली चीज़ हो जाएगी। सो हमारा ये वही वाला एसिडोसिस है। अब हमारे जब बंदे को ये सब चीज़ें अगर देखने को मिल रही हैं तो फिर उसे कुछ कुछ वो भी मिलेंगी, मतलब उसकी रिएक्शन भी तो होंगे ना, फेब्राइल रिएक्शन, मतलब वही बुखार आ जाना, एलर्जिक रिएक्शन, इचिंग, रैसेस, रेडनेस पड़ जाना है, और हीमोलाइटिक रिएक्शन वही RBC का टूट जाना। RBC का कैसे टूट जाना कि जब हम क्रॉस चेक करते टाइम पेशेंट का सीरम लेते हैं और जो ब्लड दे रहा है डोनर का हम RBC लेते हैं, ठीक है। सो RBC की सरफेस पर होता है एंटीजन, और हमने पेशेंट का सीरम लिया था तो सीरम यानी कि वही ब्लड का पानी यानी कि प्लाज्मा, छटा हुआ भाग, तो उसमें तो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, और उसमें ही हमारा वो होता है। सो क्योंकि अगर हमारे उसका देने वाले का मतलब कि एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन होगी तो RBC टूट जाएंगे ना। सो वही है हमारा हीमोलाइटिक। अब हमें ब्लड ग्रुप वाला पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण। ये भैया बड़ा टॉपिक अच्छा है कि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है क्या, O नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिटेंट भी है, नहीं है, इसको भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि अच्छा ये तो बेसिक से चीज़ें छोड़ो, इसको सबको आती है ये, है ना। ब्लड ग्रुप कॉन्सेप्ट सबको आता है, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप कॉन्सेप्ट सबको आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ शुरू करते हैं इससे पहले कि हाँ,
अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही, क्योंकि इन सबको भी वो करके चलो ना कि अगर इमरजेंसी में कभी हुआ तो, इमरजेंसी तो छोड़ो, पहले तो हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने एलर्जिक रिएक्शन हो रही तो एंटी हिस्टामाइन रख लो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है तो एंटी हिस्टामाइन रख लो। एनाफ्लेक्सिस क्या है कि एयरवे और बीपी कोलैप्स हो रहा है तो एड्रीनल रख लो, ये बीपी वगैरह बढ़ा देगा। ठीक है, हीमोलाइटिक आरबीसी टूट रहा है तो फिर फ्लूइड और आईसीयू के प्रोटोकॉल के थ्रू उसको मेंटेन करो। अब हमारे ये सब क्या है, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। चलो भैया देख लेते हैं। ओके, उससे पहले हम देख लेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। चलो इधर ही देख लेते हैं फिर। ये है हमारा ये हमारा कार्डियोजेनिक वाला। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड कार्डियोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें हो रखा, क्योंकि आप जल्दी जल्दी फ्लूइड दे रहे हैं ना तो हमारा हार्ट ओवरलोड हो जाएगा, है ना, तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। जब हमारा हार्ट ओवरलोड हो जाएगा तो और अंदर नहीं जा पाएगा तो हमारी जुगुलर वेन भी राइज्ड हो जाएगी, है ना। इम्यून, अगर देखो अब TRLI में क्या होगा कि पेशेंट के और डोनर के एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएंगे, जिससे उसके एंटीबॉडी आएंगे डोनर के, सॉरी रेसिपिटेंट के एंटीबॉडी आएंगे और डोनर की, मतलब जो मरीज खून ले रहा है उसके लंग्स में इफ़ेक्ट कर देंगे। उसके लंग्स में इफ़ेक्ट कैसे कर देंगे, ठीक, उसके लंग्स के रिसेप्टर पे न्यूट्रोफिल एक्टिव होंगे। न्यूट्रोफिल एक्टिव होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम रिएक्शन करेगा, जिससे उसके कैपिलरी लीक हो जाएंगे। उसके कैपिलरी लीक हो जाएंगे तो हाइपोटेंशन इम्पॉसिबल और जीबी भी नॉर्मल रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन वही चीज़ें, इनको थोड़ा बुक से पढ़ने के बाद आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते टाइम हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये हम उसको मेडिकल थेरेपी दे रहे हैं, है ना। तो बेसिक सी चीज़ें तो सबको पता रहती हैं, गलतियां जो करते हैं उन्हें बताती हूँ। ठीक है, देखो, क्रॉस मैच, आइडेंटी कार्ड, ये सब, ब्लड सेक ना करें, एक्सपायरी का उपयोग, ये बच्चा भी कर लेगा। गलती कौन कर सकता है ये देखते हैं। DNS और RL क्यों नहीं देने हैं और NSE क्यों देना है, क्योंकि DNS क्या करेगा, DNS में शुगर होती है, तो अगर हमने शुगर वाला फ्लूइड चढ़ा दिया तो फिर, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारी IV एक्सेस को बनाए रखना, मतलब कि हमारी ये नसों में खून को बनाए रखना। अगर हमने DNS दे दिया तो ये तो फ्लूइड सीधा जाके सेल में चला जाएगा। अब सेल में चला जाएगा तो एनाबॉरिक, सेल में क्योंकि ऑक्सीजन है, सेल में जाके हमारा मेटाबॉलिज्म करके, क्योंकि ऑक्सीजन और आ नहीं रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वो अपना एसिडिक वगैरह बना लेगा। क्योंकि हमें तो फ्लूइड को फिलहाल में नसों में रखना है ना, सेल में नहीं पहुंचाना, इसलिए DNS कैंसिल। RL क्यों नहीं देंगे, RL का क्या का है, RL हमारा कहता है कि अभी फ्लूइड को हम इसलिए नहीं, RL भी हमारा वो एसिडोसिस वाला काम करता है, ठीक है, इसलिए हम RL भी नहीं देंगे। NSE क्यों दे रहे हैं, क्योंकि NS में हमने सबसे ज़्यादा पानी होता है तो फिर, और पानी को ही हमें बनाए रखना है, इसलिए हम RL दे रहे हैं। और क्या बचा, ठंड लगना, वही ठंड लगना बता दिया है। ओके, ठीक है। हाँ, वो एक चीज़ और कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़न के टाइम कैसी कंडीशन में रखना चाहिए। सेमी फ्लोर पोजीशन में 30 से 45 डिग्री से के उसमें रख दो, और ब्लड को हर 30 मिनट में देखना, चेक करना, उसके वाइटल्स लेना, और 4 घंटे के अंदर अंदर ही ब्लड ख़त्म कर देना। अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो गए तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह पनप जाएंगे, ठीक है। और ट्यूबिंग को वो सबको फेंकना नहीं है, पानी वगैरह से बैग को धोना भी नहीं है, और बायोमेडिकल वेस्ट का हमें वो फॉलो करना है, ठीक है। और हमें एक इमरजेंसी किट बना के रखनी है, ऑक्सीजन, IV फ्लूइड मैंडेटरी, एड्रेनलिन, कि अगर BP कम हो रहा है तो तेज करने के लिए, अगर एलर्जी हो रही है तो एलर्जी हटाने के लिए, वही पैरासीटामोल, BP मॉनिटर और रिसक्सिटेशन किट, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए हों तो फिर वो भी बता देना, ठीक है। अब देखो, सलाइन में हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, देखो एक सलाइन का कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं इधर। अरे जितनी ज़्यादा परसेंटेज सॉल्यूशन उतना साल्ट में रिच है। अगर और
और जितनी कम परसेंटेज है तो उतना ही वाटर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो सेल को फुला देगा। ठीक है। सो हाइपोटोनिक वाले हमारे सेल में पानी भरते हैं और हाइपरटोनिक वाले हमारे सेल को सिकोड़ते हैं। जितना ज़्यादा परसेंटेज, ठीक है, जितना ज़्यादा परसेंटेज उसमें सॉल्ट उतना, और उसमें सॉल्ट उतना, तो फिर वो पानी को सिकोड़ देगा। ठीक है, सॉरी, सेल को सिकोड़ देगा। देखो ये आते हैं हमारे आइसोटोनिक में, ये आता है हमारा हाइपोटोनिक में। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो गया। अगर इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अगर आप लोग एमसीक्यूज़ लेना चाहते हैं, और एक चीज़ और, अगर आप लोग को एमसीक्यूज़ सेशन स्टार्ट कर रही हूँ अब से, अगर कोई टॉपिक चाहिए हो तो वो भी बता देना मुझे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।